आगे हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले वक्ता के रूप में डॉक्टर अमरनाथ पासवान जी को आमंत्रित करना चाहेंगे। अमरनाथ पासवान जी मुख्य वक्ता के रूप में हमारे यहाँ आमंत्रित हैं। सर असिस्टेंट प्रोफेसर एवं असिस्टेंट डायरेक्टर सामाजिक बहिष्करण एवं समावेशी नीति अध्ययन केंद्र सामाजिक विज्ञान संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में कार्यरत हैं। सर ने पीएचडी राजनीति विज्ञान से महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। सर ने 5 विषयों में नेट और जेआरएफ की परीक्षाएं पास की है। राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन और मानवाधिकार एवं कर्तव्य में सर नेट हैं। साथ ही सर 2 विषयों में स्नातकोत्तर हैं, राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र में। इसके अलावा वर्तमान में सर इंडियन जर्नल ऑफ दलित एवं ट्राइबल स्टडीज का संपादन कार्य कर रहे हैं। इससे पहले डॉक्टर पासवान महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में 5 वर्षों तक अध्यापन कार्य कर चुके हैं। इनकी 11 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। सर को अपनी विशिष्ट उपलब्धियों के लिए अनेक पुरस्कार जैसे शिक्षा रत्न पुरस्कार, राष्ट्रीय सम्मान पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी सम्मान, भीम रत्न राष्ट्रीय सम्मान, मुंशी प्रेमचंद सम्मान, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा रेक्स कर्मवीर ग्लोबल फेलो अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सर को हम अपने बीच पा करके अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और सर से तो हमारा संबंध लगभग 15 सालों का है। सर के साथ मैंने भी काम किया है लगभग 3 सालों तक महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में। सर का जो व्यक्तित्व है वो राष्ट्रीय स्तर का व्यक्तित्व है। सर की जो स्पेशलाइजेशन है वो दलित एंड ट्राइबल है। सर एक प्रखर वक्ता के साथ साथ एक गंभीर चिंतन और दलित साहित्यकार हैं। तो सर को हम अपने बीच पाकर अत्यंत प्रफुल्लित हैं और सर को हम आमंत्रित करते हैं कि सर आए और अपने विचारों से हम सभी को अवगत कराएं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। लालता सिंह राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय अदलहाट मिर्जापुर द्वारा आयोजित 1 दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार नई शिक्षा नीति 2020 एक विमर्श के रूप में आज शिक्षक दिवस के अवसर पे इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सर्वप्रथम मैं सभी शिक्षक साथियों को आज के इस सुंदर अवसर पे बधाई देता हूं। अपने विद्यार्थियों को, श्रोताओं को भी शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और सर्वप्रथम आज के इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि प्रोफेसर अपर्णा मिश्रा जी, स्पेशल गेस्ट प्रोफेसर सत्या सिंह जी, एमिनेंट स्पीकर डॉक्टर महेंद्र आर मिश्रा जी, डॉक्टर गोमतेश्वर पाल जी और डायरेक्टर हायर एजुकेशन उत्तर प्रदेश डॉक्टर वंदना शर्मा जी, महाविद्यालय की आदरणीय प्राचार्य प्रोफेसर सुधा पांडे जी, जितेंद्र कुमार सिंह जी, डॉक्टर अखिलेश कुमार सिंह जी और इस कार्यक्रम के आयोजक कन्वीनर डॉक्टर मनोज कुमार गौतम जी और जो इस कार्यक्रम के आयोजन समिति के सदस्य हैं, सम्मानित सदस्य डॉक्टर नीलम टंडन जी, डॉक्टर दुर्गेश कुमार सिंह जी, डॉक्टर अशोक कुमार यादव जी, डॉक्टर अंजू सोनकर जी, डॉक्टर प्रणव कुमार गौरव जी, डॉक्टर हेमंत पांडे जी, डॉक्टर सुमिता बनर्जी जी, डॉक्टर मनीष चंद्र जी, डॉक्टर शिवकांत त्रिपाठी जी, डॉक्टर अरुंधति राय जी, डॉक्टर प्रदीप कुमार मिश्र जी, डॉक्टर विशाल अग्रवाल जी जो टेक्निकल सपोर्ट कर रहे हैं इस कार्यक्रम में। मैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आप जानते हैं कि आज का जो ये कार्यक्रम है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लेकर के है। आप जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिसको
भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में जाना जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वे दहाड़ेगा। और इस कार्यक्रम के आयोजकों द्वारा भी अपने पंपलेट पे लिखा गया है, अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान, शिक्षा से ही बन सकता है भारत देश महान। तो हम सब जानते हैं कि शिक्षा में कितनी ताकत है। जिस व्यक्ति को शिक्षा मिल जाती है उसके आसपास से सारे अंधकार दूर हो जाता है और पूरी तरीके से प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। आज का जो मुख्य विषय था नई शिक्षा नीति 2020, अभी जल्द ही इसको भारत सरकार ने लाई है। और आज हम देखें कि विभिन्न एकेडमिक और नॉन एकेडमिक प्लेटफॉर्म पर भारत में नई शिक्षा नीति की आवश्यकता क्यों थी, नई शिक्षा नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, नई शिक्षा नीति में विभिन्न स्तर की शिक्षा में क्या नए बदलाव किए गए हैं, क्या भारत की यह नई शिक्षा नीति वर्तमान भारत की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम है, नई शिक्षा नीति को लागू या क्रियान्वयन कैसे हो, इसके क्रियान्वयन के समक्ष कौन कौन सी बाधाएं हैं। ये बहुत सारे सवाल आज हमारे विद्वानों के सामने, शिक्षाविदों के सामने खुल करके आया है। और आज अगर हम देखें, और प्रमुख रूप से मेरा जो विचार है इस नई शिक्षा नीति पे, जो कुछ बिंदुओं को मैं सामने रखना चाहूंगा, उसमें शिक्षा नीति क्या होती है उस पर बहुत गहराई में नहीं जाना चाहता हूं। भारत में नई शिक्षा नीति की आवश्यकता क्यों थी? आप लोग जानते हैं कि भारत सरकार ने जो नई शिक्षा नीति लाई है, कोई पहली बार नहीं आई है, इसके पहले भी कई बार भारत की सरकारों द्वारा लाया गया है, लेकिन उसी में मॉडिफिकेशन के साथ नई शिक्षा नीति को 2020 के रूप में लाया गया है। कुछ बिंदु जो आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, जिसमें शिक्षा का कौशल विकास केंद्रित नहीं होना, शिक्षा का रोजगार परक नहीं होना, शिक्षा किताब एवं परीक्षा केंद्रित होना, सह शैक्षिक गतिविधियों का कम होना, गहराता मूल्य संकट एवं नैतिक भावनाओं के विकास एवं मूल्य परक शिक्षा का अभाव, बच्चों में विज्ञान एवं तकनीकी दक्षता का अभाव, पठन पाठन के भाषा संबंधी द्वंद्व, शिक्षा सेवा की पहुंच को बिना लिंग, जाति, धर्म, भाषा या अन्य पहचान आधारित भेदभाव के सभी तक सुनिश्चित करना। और हम देखेंगे कि शिक्षा व्यवस्था पर नए सिरे से विचार कर, पुनरावलोकन कर एक नई शिक्षा नीति के निर्माण की गई है और इसकी आवश्यकता भी थी। हम देखते हैं कि नई शिक्षा नीति की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसमें शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित हो, शिक्षा जो व्यक्ति के और उसके संभावित क्षमता को प्राप्त करने योग्य बनाया जाए, ऐसी शिक्षा जिससे समता मूलक एवं समावेशी समाज का विकास संभव हो सके, ऐसी शिक्षा जो देश की एकता और अखंडता, सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण एवं राष्ट्र निर्माण को केंद्रित कर सके। और सवाल यहाँ तक उठता है कि आखिर भारत की नई शिक्षा नीति में उपरोक्त बिंदुओं को शामिल करने का औचित्य क्या था। इसे इस प्रकार भी हम समझ सकते हैं कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश है और इसमें भी सबसे बड़ी आबादी विद्यार्थियों की है, अर्थात भारत में मानव संसाधन के विकास की अपार संभावनाएं हैं। भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है, जहां विपुल प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग से विकास की संभावनाएं विश्व को आकर्षित कर रही है। हम देखेंगे कि भारत 21वीं सदी के मुख्य सूत्रधारकों में एक है। ऐसे में एक ग्लोबल लीडर के रूप में यहाँ के एक लोगों को गुणात्मक एवं मात्रात्मक रूप से शिक्षित करना भी अपरिहार्य है। हम देखेंगे कि भारत हमेशा से चिंतनशील एवं सृजनशील मानव मस्तिष्क की जन्मभूमि रही है, जिसे पश्चिम ने भी स्वीकारा है। इसलिए भारतीय संस्कृति के परंपरागत मूल्यों की पुनर्स्थापना जरूरी है, जिसे शिक्षा के माध्यम से ही पूरा किया जा सकता है। आगे हम देखते हैं कि नई शिक्षा नीति में विभिन्न स्तर की शिक्षा में क्या नए बदलाव किए गए हैं। जैसे स्कूली शिक्षा में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, भाषाई विविधता के संरक्षण को लेकर के बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, पाठ्यक्रम और मूल्यांकन संबंधी तमाम सुधार किए गए हैं, जिसमें कक्षा 6 से आगे तक के तमाम ऐसे सुधार किए गए हैं। शिक्षण व्यवस्था से संबंधित बहुत सारे सुधार किए गए हैं, उच्च शिक्षा से संबंधित बहुत सारे प्राविधान किए गए हैं,
और हम देखेंगे जो प्रमुख रूप से भारत उच्च शिक्षा आयोग की स्थापना कैसे करेगा, जिसमें चिकित्सा, कानून और तमाम ऐसे डिग्रियों को कैसे प्रदान किया जाए, उसके लिए क्या स्टैंडर्ड और किस तरीके का पैमाना स्थापित किया जाए, इसको लेकर के हम देखेंगे भारत उच्च शिक्षा आयोग की स्थापना करने का प्रावधान किया गया। फिर हम देखेंगे कि आईआईटी, आईआईएम और मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन, रिसर्च और तमाम क्षेत्रों में बढ़ावा देने के लिए भी इसमें बात की गई है। आगे हम देखेंगे कि क्या भारत की यह नई शिक्षा नीति वर्तमान भारत की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम है। बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जिससे हम लोग इस बात को, इस सवाल के जवाब को समझ सकते हैं। हम लोग देखेंगे कि नई शिक्षा नीति को लागू या क्रियान्वयन कैसे हो और इसके क्रियान्वयन के समक्ष कौन कौन सी बाधाएं आ सकती हैं, जिसमें अभी कोरोना महामारी चल रहा है और कोरोना महामारी के बीच सरकार द्वारा जारी की गई इस नीति को लेकर विशेषज्ञों और शिक्षाविदों को विभिन्न बहुत सारे अपने अलग अलग राय लोगों ने दिया है। कुछ लोगों ने नई शिक्षा नीति को एक प्रगतिशील दस्तावेज बताते हुए कहा है कि इसमें मौजूदा शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त खामियों की पहचान भी की गई है। जैसे हम देखें कुछ पॉइंट इसमें है कि समावेशी शिक्षा कैसे हो, इसका रूपरेखा अभी नहीं बन पाया है कि समावेशी शिक्षा कैसे हो, सब तक कैसे शिक्षा पहुंचे। निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो नई शिक्षा नीति आई है। पश्चिमी शिक्षा का अनुसरण किया जा रहा है, महंगी शिक्षा हो रही है, शिक्षकों का पलायन होगा, मानव संसाधन का अभाव होगा, भाषा संबंधी बहुत सारे विवाद और बहुत सारे द्वंद्व आएंगे। वैश्वीकरण के बहुत सारे खतरे भी हैं। आप जानते हैं कि एलपीजी का जब कंसेप्ट 90 के बाद आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तो वैश्वीकरण के आने से शिक्षा संबंधी बहुत सारे बदलाव भी भारत के शिक्षा व्यवस्था में देखने को मिला। और नई शिक्षा नीति जो आई है 2020, उसमें वैश्वीकरण के प्रभाव का खतरा भी हमारे सामने है। और देखेंगे कि जो नई शिक्षा नीति है इसके क्रियान्वयन के समक्ष क्या क्या बाधाएं हैं। कुछ पॉइंट मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। जैसे बड़े पैमाने पर शैक्षणिक असंरचना के साथ साथ बुनियादी असंरचना का विकास होगा। इस हम देखेंगे कि सर्विस फैकल्टी ट्रेनिंग की देशव्यापी व्यवस्था होनी चाहिए। केंद्र और राज्यों पर विवाद भी इसको लेकर के बढ़ेगा। बहुत सारे राज्य, जैसा कि आज जानते हैं कि हम नहीं लागू करेंगे इस नीति को, तो इस तरीके के विवाद भी होंगे। समुदाय स्तर पे भागीदारी का अभाव होगा। लाल फीताशाही शिक्षा का राजनीतिकरण होगा। प्रभावी योजनाओं, कानूनों एवं संवैधानिक प्राविधानों को भी लाने में कठिनाई होगी और अधिक से अधिक फंड की आवश्यकता भी होगी। और बहुत सारी सामाजिक आर्थिक विषमता को भी ये नई शिक्षा नीति बढ़ावा देगा। तो बस थोड़ी सी और 2 मिनट में समय लूंगा आप लोगों से। मैं सुझाव और निष्कर्ष के तरफ जाना चाहूंगा। हम देखेंगे सुझाव और निष्कर्ष में कुछ पॉइंट मैं आप लोगों के सामने रखूं कि कोई भी नीति अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं, हर नीति के साथ चिंताएं एवं चुनौतियां जुड़ी रहती है। जरूरत है कि वाजिब चिंताओं को कैसे दूर और चुनौतियों को कम किया जाए ताकि नीति निर्माण के लक्ष्यों को प्राप्त किया जाए। शिक्षा के अधिकार कानून को वास्तविक रूप में क्रियान्वयन में लाना सबसे अहम कदम होगा। एक टीचर एजुकेटर के रूप में मेरा यह हमेशा मानना रहा है कि पर्यावरण शिक्षा को अब स्कूल स्तर पर अनिवार्य शिक्षा बनाने की दिशा में शिक्षा नीति निर्माताओं को सोचना चाहिए, न कि एक अनुषंगी या अन्य विषयों के विषय के रूप में इसको रखा जाना चाहिए। साथ ही पाठ्यक्रम विकास के पर्यावरणीय अप्रोच को गंभीरता से लेने की जरूरत है ताकि शिक्षण अधिगम की समस्याओं का चयन, शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण, विषय वस्तु का चयन एवं शिक्षण के विधियों का निर्माण में पर्यावरणीय परिप्रेक्ष्य को विकसित किया जा सके। अतः शिक्षा को पर्यावरण केंद्रित करना आज सबसे बड़ी आवश्यकता है। शिक्षकों के अवस्था को बदलना होगा और सिर्फ बदलना ही नहीं बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की दिशा में भी काम करना होगा, बल्कि सामाजिक गरिमा को समाज में मिटने जा रही है उसको बचाना होगा। और जो लास्ट पॉइंट है, यह शिक्षा नीति वास्तव में सही एवं सकारात्मक नियत के साथ क्रियान्वित होता है तो निश्चित ही समावेशी, सतत एवं समृद्ध भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका ये नई शिक्षा नीति निभाएगा। और जो हमसे पूर्व वक्ताओं ने, मैडम सत्या सिंह जी और बहुत सारे वक्ताओं ने अपने विचार को रखे हैं और उनके विचारों को सुनकर के ऐसा लगा कि जो नई शिक्षा नीति है उसमें कुछ खामियां भी हो सकती हैं लेकिन बहुत सारी अच्छाइयां भी है।
लेकिन हम एक बात कहेंगे कि ये भारत सरकार के पास या हमारे देश के पास नीतियों की कमी नहीं है। नीतियां तो हजारों हैं, लेकिन नियत अगर सही सरकार का और जनता का हम सबका हो जाए तो हमें लगता है कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है वो बहुत ही कारगर साबित होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं और महाविद्यालय परिवार को, आयोजकों को पुनः मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। थैंक यू जी, धन्यवाद डॉक्टर पासवान सर। आपने बताया कि नई शिक्षा नीति हमारी आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को पूरा करने में कितनी कारगर है। ये एक चिंता की बात है, सोचने की बात है, चिंतन करने की बात है। असमानता को दूर करने में कितनी कारगर साबित होगी, कुछ आपने चिंताएं जाहिर की। पाठ्यक्रम को लेकर के, अमीरी गरीबी को लेकर के, इसके सही क्रियान्वयन को लेकर के, नीति और नियत में अंतर को लेकर के, कि अगर कोई भी नीति बनती है, नीतियां तो हमारे पास बहुत हैं, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि हम नीतियों को सही तरीके से क्रियान्वित करें। क्रियान्वयन बहुत आवश्यक है। केवल नीतियों को बना देने से ही हम सकारात्मक बदलाव समाज में नहीं कर सकते हैं। तो सर, आपने शिक्षा को रोजगार परक और उपयोगी बनाने पर विशेष बल देने की बात की। आपने शिक्षा में कौशल विकास, रोजगार परक शिक्षा, परीक्षा के केंद्रित और गहराता मूल्य संकट। हमें जो शिक्षा होती है उसका जो मूल उद्देश्य होता है व्यक्तित्व का विकास करना, एक सही नागरिक का विकास करना, एक सही नागरिक को बनाना। तो सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम बच्चों में, शिक्षार्थियों में नैतिक मूल्यों का कितना अधिक से अधिक उनको सिखाते हैं ताकि एक स्वच्छ समाज का निर्माण हो। साथ ही आपने बताया कि नई शिक्षा नीति में कुछ बदलाव किए गए हैं, पाठ्यक्रम संबंधी कुछ बदलाव किए गए हैं, मूल्यांकन संबंधी कुछ बदलाव किए गए हैं, शिक्षण की पद्धतियों के लिए कुछ बदलाव किए गए हैं, और साथ ही पर्यावरण केंद्रित हमारी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। और इन सभी बातों को लेकर के आपने अपने विचारों को प्रकट किया हम सभी के सामने, और नई शिक्षा नीति के पूरे पहलुओं पर आपने इतनी गंभीरता से, इतनी व्यापकता से प्रकाश डाला। इसके लिए हम आपका अपने तरफ से और अपने पूरे महाविद्यालय की तरफ से आपका हार्दिक धन्यवाद, आभार ज्ञापित करते हैं।